हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो आ जाइए। आज का टॉपिक है, हम लोग लेने जा रहे हैं इस टॉपिक में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, नाम कैसा लग रहा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मीन्स कहीं पर भी यदि करंट है तो इसका मतलब कि उसमें से करंट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, उसमें से एक इफेक्ट ये भी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो करंट के आप कितनी इफेक्ट देखे हैं? 1 2 3। नंबर वन, हाँ नंबर 1 करंट का कोई इफेक्ट बता दो। अच्छा चलो भाई, हीटिंग इफेक्ट। ओके, हीटिंग इफेक्ट। नंबर 2 पे कौन सा था? केमिकल इफेक्ट। ओके, केमिकल इफेक्ट, क्लियर। और नंबर 3 पे कौन है? हाँ, उसी में से उसी सीरीज में यह भी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो कहीं पर भी करंट आई कैसी क्वांटिटी है? आई करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। चलिए, अब स्केलर और वेक्टर तो जानते हो कि स्केलर वे क्वांटिटी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, जिसमें मैग्नीट्यूड केवल जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। और साथ ही साथ एक और चीज़ होती है कि उनके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन यदि हो भी तो एक काम ना करती हो। क्या? वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो ना करती हो। यानी कि सबसे पहले पॉइंट तो यह है कि कहीं पर भी करंट है ना, तो करंट को हम क्या कहें? तो पहले तो आंसर, करंट स्केलर है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, 100% श्योर। ओके, लेकिन देखते हो कि कहीं पर भी जब हम लोग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखते हो 5 एम्पियर, लिखते हो ना 5 एम्पियर, एरो जरूर लगाते हो। कभी आपने किसी भी किताब, किसी भी बुक या कहीं पर भी या खुद भी जब भी लिखते हो तो देखे हो कि खाली 5 एम्पियर लिख देते हो? नहीं। कल 2 एम्पियर लिख देते हो? नहीं, एरो जरूर रहता है। तो है तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है। तो क्या होना चाहिए? स्केलर। क्या होना चाहिए? वेक्टर? नहीं, यह स्केलर है। सवाल यह क्यों? तो कहीं पर भी पहली बात, अब स्केलर तब समझ में आएगा जब पहले वेक्टर समझ में आ जाए। तो कहीं पर भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए क्या चीज़ें जरूरी होती हैं? तो वहाँ पे लिखिए कि मस्ट कंडीशन ना। मस्ट कंडीशन क्या है यहाँ पर? नंबर वन कुछ मैग्नीट्यूड हो, नंबर 2 इसके पास डायरेक्शन हो, और नंबर 3 फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, यानी कि वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता हो। तो 1 2 3 दीज आर द मस्ट कंडीशन टू बी वेक्टर। ओके, पक्का? हाँ, आ जाओ। अब बात रही स्केलर की, तो 2 चीज़ तो यहाँ दिख रही है। नंबर एक वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही भाई, मैग्नीट्यूड है 5 एम्पियर। नंबर 2 डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी देखो, है ना, डायरेक्शन भी है। यहाँ पर देखिए, ए से बी स्पेसिफिक डायरेक्शन है इसका। लेकिन नंबर 3 वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है बेटा? R बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, वेक्टर एडिशन लॉ। तो सवाल यह है कि क्या यह इस लॉ को क्या फॉलो करेगा? फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि यदि यह 5 एम्पियर की करंट जा रही है,
इस वायर को हम एक फोल्ड कर दें, मोड़ दें, तो वेक्टर एडिशन लॉ के अनुसार इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए थी, दोनों के बीच का दो वेक्टर का रिजल्टेंट मोड़ते ही दोनों का रिजल्ट आना चाहिए, आर का मान यानी कि आई का मान आई डैश हो जाना चाहिए 5√2। तो क्या ऐसा होता है, क्या वायर को मोड़ देने से वैल्यू बदल जाती है? नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, मीन्स कि डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। क्लियर हो गए? चलिए, तो अब आपको बात ये समझ में आ गई कि कहीं पर भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, व्हेन इट विल बी स्केलर एंड व्हेन इट विल बी वेक्टर। नाउ यू आर श्योर, let any physical quantity follow all these three conditions, number 1, number 2 and number 3, then that physical quantity will be the vector. But if only follow these two, first and second, and does not follow these number 3rd condition, then that physical quantity will not be vector, that will be scalar. Clear? Okay, means कि यदि तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तब तो वह क्या कहलाएगा, तब तो वह वेक्टर कहलाएगा। लेकिन यदि नहीं फॉलो हो रहा है, केवल 2 फॉलो हो रहा है, तो वह वेक्टर नहीं कहलाएगा, इसलिए क्या है, स्केलर। ओके, आइए अब जैसा कुछ पॉइंट है यहाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं ना, तो आइए अब मैं लेता हूँ। अब बात होती है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती हैं कि जो ना ही वेक्टर होती हैं और ना ही स्केलर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस, all these physical quantities are either not vector and also not scalar। सवाल है क्यों नहीं है? तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वस्तु एक ही होती है, एक्सिस बदल देने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बदल जाती है ना। पढ़ेंगे अभी फर्स्ट ईयर वाले चैप्टर में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन रिजिड बॉडी नाम से आएगा, चैप्टर आने वाला है, तो वहाँ पर पढ़ेंगे, जम करके पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गजब का पढ़ेंगे वहाँ, हाँ मस्त होके पढ़ेंगे फिर, फर्स्ट क्लास। ठीक है बेटा, आ जाओ, कुछ मैं फंडामेंटल चीज़ें यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ आपको। चलिए, अब क्या है, तो बात हम लोग कर रहे थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वस्तु एक ही है, डिस्क एक है, उसे सेंटर पर जब निकालते हो, IC निकालते हो उसकी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हो कितना, हाफ mr²। उसी के पैरेलल टेंजेंट यदि किसी पर निकालते हो तो बन जाता है 3/2 mr²। IC डैश बोलते हो तो हो जाता है 1/4 mr²। प्लेन के पैरेलल डिस्क के प्लेन के पैरेलल टेंजेंट के अबाउट निकालते हो तो बन जाता है 5/4 mr²। मीन्स क्या हुआ, डिस्क एक ही है, मास एक ही है, रेडियस एक ही है, but along the different axis moment of inertia continuously changes, just like the refractive index जिसे कहते हो अपवर्तनांक, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हिंदी में कहते हो क्या, हिंदी में कहते हो जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ जड़त्व आघूर्ण। क्लियर? तो देख रहे हो कि डिफरेंट एक्सिस पर वैल्यू डिफरेंट होती हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू डिफरेंट एक्सिस पर डिफरेंट हो, एंड बट डज नॉट फॉलो, इट हैज नो डायरेक्शन बट हैज सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अबाउट द डायरेक्शन। मीन्स उसके पास डायरेक्शन तो नहीं है, लेकिन यार देखो कैसा हो रहा है कि डायरेक्शन तो नहीं है उसके पास में, लेकिन कहीं डायरेक्शन जब हम चेंज कर रहे हैं एक्सिस का तो उसकी वैल्यू बदल जा रही है, बट हैज नो डायरेक्शन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज नो डायरेक्शन, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज नॉट स्केलर, क्योंकि वैल्यू इसकी कांस्टेंट नहीं है। आल्सो नॉट वेक्टर,
because it has no direction and also does not follow this vector addition law. तो क्या कहोगे? टेंसर. क्या कहोगे? टेंसर. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो ना स्केलर होती है ना वेक्टर होती है उसे टेंसर कहते हैं. क्या बोलते हैं उसको? टेंसर बोलते हैं. क्लियर हो गया? याद हो गया? ओके. अभी आएगा फिर आगे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा इसको. ओके चलो. हाँ फिलहाल अब बात हो रही थी करंट की, क्योंकि हम लोग बस टॉपिक शुरू होने जा रहा है यहाँ पे. तो अब हम बात कर रहे थे करंट की. तो सवाल है कि करंट को किस में रखें? स्केलर में रखें या कि स्केलर में रखें या कि वेक्टर में रखें या कि ये भी सुना है टेंसर, तो टेंसर में रखें. तो सिंपल सी बात है भाई. टेंसर में हम तब रख सकते हैं जब डायरेक्शन चेंज करने से इसकी वैल्यू चेंज हो जाए. तो कुछ लोग मीन्स अब हम किसी का नाम नहीं लेंगे बेटा. तो कुछ हैं एक आप टीचर्स, मतलब इंडिया के टीचर हैं ना. हाँ वही. तो उसको टेंसर बोलते हैं. किस बेस पर बोले, है ना, किस बेस पर बोले? तो उनको थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए अपने सेंटेंस को कि दैट इज नॉट टेंसर. टेंसर का मतलब है, यदि हम टेंसर कहेंगे करंट को तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वायर की दिशा को बदलेंगे तो करंट का मान बदल जाएगा. तो हमारी वायर लगी हुई है, तो पूरब से पश्चिम आई और पश्चिम से दक्षिण मुड़ी, तो अब इधर से मतलब ये हुआ कि 5 एम्पियर की करंट आ रही थी, डायरेक्शन चेंज किया, पता चला 4 एम्पियर हो गई, 2 एम्पियर हो, 3 एम्पियर हो, 8 एम्पियर हो, चेंज हो गया. ऐसा होता है क्या? है क्या ऐसा होता है? नहीं. तो करंट इज नॉट टेंसर, दिस इज एब्सोल्यूट स्केलर. पहली बात क्लियर हो गए? आ जाइए. अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि यहाँ पर टॉपिक क्या है. तो हम लोग का तो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट. तो आवर टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट. बट इसका पहले हिस्ट्री में जाना होगा, इंट्रोडक्शन. तो पहले जब कहीं पे करंट था, तो करंट जब कहीं पर फ्लो करता था तो जानते हो कि अल्टरनेटिंग करंट दो टाइप की आपके पास होती है. एक होती है डीसी और एक होती है एसी. डायरेक्ट डीसी डायरेक्ट करंट, एसी अल्टरनेटिंग करंट. ओके. तो अल्टरनेटिंग करंट इसी चैप्टर में आने वाला है. आपके फिजिक्स के कोर्स यदि बात करें तो पहला पार्ट है हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा पार्ट है हम लोगों का मैग्नेटिज्म या मैग्नेटोस्टैटिक्स. यानी कि पहला पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा मैग्नेटोस्टैटिक्स, जिसे आप जनरली हम लोग मैग्नेटिज्म कहते हैं. अब इसमें कितने चैप्टर हैं ना? मैग्नेटोस्टैटिक्स में कितने चैप्टर हैं? तो इसमें हम लोगों के 4 चैप्टर हैं. कौन कौन? नंबर 1 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, नंबर 2 मैग्नेटिज्म, नंबर 3 EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और नंबर 4 RLC सर्किट. यानी कि 4 जबरदस्त चैप्टर हैं, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर हैं. और आज उसका श्री गणेश हो गया. आज उसका श्री गणेश हो गया. और यहाँ पर तो 2 पार्ट में आपको बटा हुआ आपका सिलेबस, क्लास 12th का सिलेबस 2 पार्ट करिए फिलहाल यहाँ अभी. एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 चैप्टर, मैग्नेटोस्टैटिक्स में 4 चैप्टर. अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4 चैप्टर कौन कौन से हैं? तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कंडक्शन और चौथा सिंपल सर्किट यानी किरचॉफ्स लॉ वाला. तो ये 4 चैप्टर हैं. तो कंडक्शन में ही आप देखे होंगे कि वहाँ पर ये पार्ट है केमिकल इफेक्ट एंड केमिकल हीटिंग इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट. ये दोनों जो पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही पोर्शन उसी के अंदर है ये. और यह आपका अगला पार्ट है. और इसके बाद क्या बचता है? तो क्लास 12th वाला सिलेबस. तो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 4 चैप्टर, फिर यहाँ पे मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटोस्टैटिक्स के 4 चैप्टर, और फिर इसके बाद में आ जाएगा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शुरू हो जाएगी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक RLC सर्किट के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. तो ये लास्ट वाला ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, RLC सर्किट के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर वहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स. तो ये आपका पार्ट है, पोर्शन है.
चलिए, ये हम लोग को पढ़ना है और सिस्टमेटिक पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है, पूरा इसको मुट्ठी में से ही यस कैप्चर कर लेना है इसको पूरा। क्लियर? तो P100 फिजिक्स और मैं आपका STP सर। ओके, चलिए, ओके कम ऑन। तो बात हो रही थी, हम लोग करंट की बात कर रहे थे। तो करंट के 3 इफेक्ट, यानी कि अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है। तो करंट के 3 इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो हम लोग एंट्री मार देते हैं। किस में एंट्री मार देते हैं? जब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो हमारी एंट्री हो जाती है मैग्नेटोस्टैटिक्स वाले चैप्टर ब्रांच में। ओके, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स, तो हम लोग एंट्री कर देते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स वाले ब्रांच में। ओके, अब आ जाइए। हाँ, अब जैसा भाई ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे हैं, ऑनलाइन पर प्योर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, तो अभी वो ये नहीं पढ़े हैं ना, लेकिन ऑफलाइन वाले सारे स्टूडेंट, ऑफलाइन जो कोचिंग में पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन वाले सारे स्टूडेंट्स ये सब पढ़ चुके हैं और उनको ये पढ़ना है मैग्नेटोस्टैटिक्स, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटोस्टैटिक्स वाले ब्रांच में उनको एंट्री मारनी है। ओके, तो कल मारनी थी एंट्री, आज ही मार दिया एंट्री। ओके, शुभ काम में देर नहीं। हाँ, ओके कम ऑन। तो अब यहाँ पर देखो भाई, अब जा चलते हैं फिर, ये तो हो गया अपने सिलेबस से बात हो गई। अब ऐसा फिर से आ जाओ करंट। तो यहाँ पे इसके 3 इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। नाउ द क्वेश्चन, हीटिंग इफेक्ट, तो वह साइंटिस्ट जिसने हीटिंग इफेक्ट को दिया, यानी कि जो इसका रिजल्ट दिया या उसका फार्मूला डेवलप किया, हु वाज दैट? जल्दी बोलो, कौन गया? जल्दी बोलिए, पढ़े हुए हैं बहुत सारे लोग, पढ़े हुए हैं बहुत सारे लोग, पढ़ेंगे बहुत सारे लोग, पढ़ चुके हैं, फिर अभी आने वाला है, जस्ट एपिसोड में आने वाला आगे। जल्दी बोलो, कौन की दिया? हम हीटिंग इफेक्ट किसने दिया? नाम लिखो जल्दी फटाफट, हमारे लिखने के पहले लिख दो, इंतजार मत करो। तो हीटिंग इफेक्ट, हाँ जूल, यस गुड आंसर, जूल ही बोले हो ना? हाँ सही, ओके। तो जूल, तो इसीलिए उसका कहते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? जूल हीटिंग इफेक्ट। ओके, जूल हीटिंग इफेक्ट। कौन सा फार्मूला? तो क्या कहता है जूल? आओ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें यहाँ पे। तो यदि यह कोई रेजिस्टेंस है, इसमें करंट बह रही है I, तो H = I स्क्वायर RT, दिस इज द हीट प्रोड्यूस इन दिस, मीन्स व्हाट? हीट इक्वल टू I स्क्वायर, R को कहते हो पावर और इनटू T। तो सो मच, क्या इन्हीं के नाम पर, अपने ही नाम पे इन्होंने रख दिया, नाम अपने सम्मान में ही रखा, नाम क्या रखा? नाम रख दिया जूल। ओके, जूल्स, H = P मीन्स पावर, T इज द टाइम, तो सो मच जूल विल बी द प्रोड्यूस हीट अमाउंट इज सो मच जूल। अब जूल, तो दैट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी, यू नो। अच्छा, अब हीट है तो कैलोरी में चेंज करना चाहते हो, तो कैलोरी में चेंज करना चाहते हो, तो देखो, तो हीट विल बी हाउ मच? तो हीट इक्वल टू, ये तो जूल में है, तो I स्क्वायर RT अपान 4.2, तो क्या कहोगे? कैलोरी। और यही हीट ना, यही हीट किलो कैलोरी में करना चाहते हो, तो I स्क्वायर RT अपान 4.2 × 10³ कर दोगे तो कहोगे किलो कैलोरी। ओके, यहाँ पर भी H = P × T है, तो यहाँ डिवाइड करोगे, तो यदि 4.2 से डिवाइड करोगे ना, 4.2 क्या है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ओके, तो 4.2 से डिवाइड करोगे तो कहोगे कैलोरी, और 4.2 × 10³ से डिवाइड करोगे तो कहोगे क्या कहोगे? किलो कैलोरी। ओके, चलिए, अब नाउ द क्वेश्चन दैट द करंट, नेम द करंट which can produce this amount of the heat, that is DC or AC or both। मारो आंसर, मारो जल्दी मारो। दैट करंट इज DC, यानी कि वह कौन सी करंट है कि जो H = I स्क्वायर RT करंट हीट प्रोड्यूस करती है? वह करंट कौन सी है? DC है कि AC है कि दोनों हैं कि दोनों नहीं है? जल्दी बोलिए। हम बोले? अच्छा चलो भाई, हाँ, ये जूल हीटिंग इफेक्ट, इस फार्मूले को क्या कहते हो? यही फार्मूला है क्या? यही फार्मूला बेटा, हाँ नोट करो फटाफट, जूल हीटिंग इफेक्ट। क्या? जूल हीटिंग इफेक्ट। हाँ, अब क्वेश्चन ये रहा कि ये कौन, AC की DC?
तो लिखो दोनों, दोनों लिखो, हाँ दोनों लिखो, फैंटास्टिक। कौन कौन? AC और कौन? DC। ये दोनों जूल हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, दोनों करती हैं। कैसे करती हैं? तो आज का एपिसोड चूँकि हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन चलो DC दोनों, पहले आंसर सुनो, फर्स्ट क्लास आंसर नोट करो, पहले क्लियर, क्रिस्टल क्लियर नॉलेज ना डेवलप करो। कौन सा है यार? दोनों, बोथ AC एंड DC। अब AC होता क्या है? तो जानते हो कि AC, हाँ पढ़ोगे अभी आगे सब कुछ चैप्टर में बेटा। तो AC, चलो इंट्रोड्यूस करा दूँ। तो AC क्या है? तो AC अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि वह करंट जिसका मान समय के साथ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दिशा दोनों बदलती हैं, उसी को कहते हो AC। तो जब DC का ग्राफ बनाते हो, देखो DC, ये है DC, तो DC का ग्राफ मानते हो तो I की वैल्यू क्या बनी रहती है? कांस्टेंट। लेकिन जब ना, देखो यह क्या है? यह क्या है? DC। अब देखो AC कैसी होगी? यह टाइम एक्सिस मान लो टाइम एक्सिस है, तो AC कैसी होगी? देखो ये क्या है? AC। ये कैसे है, क्यों है, तो डिटेल अभी आगे पढ़ोगे ना। तो I बराबर यहाँ पर क्या आएगा? I बराबर, चलो नहीं देखेगा, इधर आ जाओ, हाँ तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो ये क्या बेटा? ये क्या है? DC। ये है DC, ये यहाँ I कर लो, हाँ ये है DC और ये है AC। ओके, तो कहते हो कि तो ये AC क्या, ये AC भी क्या उतनी है ये हीट प्रोड्यूस करता है? क्या AC भी उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना DC? हाँ भाई पक्का उतना ही करेगा, उतना ही करेगा पक्का। हाँ रजिस्टेंस देखो, रजिस्टेंस यदि वही है R, रजिस्टेंस वही है R, बात समझा? तो वह अमाउंट करंट का, AC करंट का वह अमाउंट जो DC के बराबर हीट प्रोड्यूस करता है, उसी को तो कहते हो क्या? क्या कहते हो? उसी को कहते हो IRMS। क्या कहते हो उसी को? IRMS कहते हो उसको। ओके, फिलहाल डिटेल में पढ़ोगे वहाँ पे AC चैप्टर में। चलो भाई, ओके कमान। हाँ अब बात रही तो हीटिंग इफेक्ट, तो करंट हीटिंग इफेक्ट शो करता है, उसका नाम है फार्मूले का H=I²RT। देने वाला साइंटिस्ट जूल, नाम क्या पड़ा? जूल हीटिंग इफेक्ट। तो करंट का पहला प्रभाव देख लिया, यानी कि करंट जब किसी रेजिस्टेंस में फ्लो करता है तो वह हीट प्रोड्यूस करता है, ये पहला प्रभाव हो गया H=I²RT, जूल हीटिंग इफेक्ट। आ जाओ अब सेकेंड, केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट, तो जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे कॉपर सल्फेट ना, अमोनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जब दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, दो कॉपर की प्लेट लगा देते हैं, या एक कॉपर है, जिंक है ना, या कार्बन है, तो जब दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और उनके बीच जब करंट फ्लो कराते हैं DC, तो देखते हो कि उसमें पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाती है। यानी कि कॉपर सल्फेट के आयन, कॉपर आयन नेगेटिव प्लेट की तरफ, सल्फेट आयन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने लगते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट का फ्लो किसके थ्रू हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट का फ्लो किससे थ्रू हो रहा है? थ्रू द आयन। और बाहर सर्किट में किससे हो रहा है? थ्रू द इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ऐसा पढ़ोगे पीछे चैप्टर में कंडक्शन में। ओके, फिलहाल थोड़ा मैं यहाँ केवल इंट्रोडक्शन देना, क्योंकि हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो करंट के कितने इफेक्ट हैं, तो तीनों का नाम बता दूं यहाँ पे। तो पहला देख लिया हीटिंग इफेक्ट, दूसरा कौन सा बेटा? केमिकल इफेक्ट। यानी कि करंट जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो करती है तो इलेक्ट्रोलाइसिस करती है, एंड दिस प्रिंसिपल फर्स्ट गिवन बाय फैराडे। किसने दिया? फैराडे, जो कहते हैं फैराडे कांस्टेंट। तो फर्स्ट लॉ क्या उनका रहा? फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या रहा बेटा? कि वहाँ पर Z M = ZIT ना, पढ़ोगे सब आगे, अभी बाद में पढ़ोगे। तो M = ZIT। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और I करंट इज द टाइम। केमिकल इफेक्ट क्या देख रहे हो? केमिकल इफेक्ट, करंट का केमिकल इफेक्ट। क्लियर? और क्या? M1/M2 बराबर क्या? Z1/Z2। M1/M2 यानी M क्या है? मास डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। क्लियर? तो मास डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, दैट इज नोन एज द
केमिकल इफेक्ट। तो M1/N2 इक्वल टू Z1/Z2, क्लियर? ओके, ये सब पढ़ोगे डिटेल में। तो देखो, तो यह है हीटिंग इफेक्ट, ये है केमिकल इफेक्ट, इसी को कहते हैं केमिकल इफेक्ट। अब बात रही कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, है ना? कमान, चलो भाई। तो अब जैसा देखो भाई, यहाँ तो बातें समझ में आ गई। हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। अब बात रही कि ये बात तो दो के विषय में तो देख लिया कि हीटिंग इफेक्ट क्या है, केमिकल इफेक्ट क्या है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। ओके, तो हम लोग का टॉपिक क्या है आज का? मैग्नेटिक इफेक्ट। चलिए, तो अब देखा जाए कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। ऐसा है कि मैग्नेट के विषय में जानकारी साइंटिस्टों को, हिस्ट्री क्या है मैग्नेट की, कब से है, कब से थी, तो इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है ना, इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। तो अब यह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, तो यह मैग्नेट के विषय में चैप्टर तो है नहीं, यह तो करंट की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो यह मैग्नेटिक ना का चैप्टर है नहीं, यह तो करंट की ही प्रॉपर्टी को शो कर रहा है ना। लेकिन चूंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी है, इसलिए मैग्नेटिज्म में आ गया। ठीक, चलो अब जा देखो भाई। तो जैसे करंट की दो प्रॉपर्टी थी, तो वैसे ही करंट की तीसरी प्रॉपर्टी आई। अब बात है 1820 की बात है ना। और एक डच फिजिसिस्ट ना, हाँ फिजिसिस्ट हाँ, तो एक डच फिजिसिस्ट, कौन? ओर्स्टेड। इन्होंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में। यह एक लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने पहली बार, एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने बहुत पहले से कर रहे थे, तो उन्होंने पहली बार ना कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में अपना उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया। उन्होंने अपना लेक्चर दिया। क्या लेक्चर दिया? कि जब किसी वायर के अंदर करंट हम फ्लो कराते हैं, और इसके अगल बगल में ना, इसके अगल बगल की जो स्पेस हैं, इनके अगल बगल की जो स्पेस हैं, यदि मैं वहाँ पर आयरन फॉइल्स, ये लोहे का बुरादा यदि फैला दिया जाए स्प्रेड ऑन द टेबल ना, जैसे मान लो ब्लैक बोर्ड को टेबल मान लीजिए, एक वायर रख दीजिए, करंट फ्लो करा दो और यहाँ पे लोहे का बुरादा रख दिया जाए ना, फॉइल्स ऑफ आयरन, ओके। तो यदि रख दिया जाए तो ये देखते हैं कि ये सभी के सभी जो लोहे के ना पार्टिकल्स हैं, आयरन पार्टिकल्स हैं, ये सब के सब इस तरह से इसके चारों तरफ ये कलेक्ट होते हैं कि विशेष स्पेसिफिक वे में कलेक्ट हो रहे थे। यह स्पेसिफिक वे में कलेक्ट हो जा रहे थे, ऐसे स्पेसिफिक वे में कलेक्ट हो रहे थे। ये पास में, फिर ऐसे ही दूर, तो एक यह सर्कल का फॉर्मेशन कर रहे थे। वायर के चारों तरफ सभी जो लोहे के पार्टिकल थे वो सब सर्कल के जैसे एक स्ट्रक्चर बना रहे थे। मीन्स कि यदि लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया जाए इस बात को, तो ऐसे ना, ऐसे, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना रहे इस वायर कंडक्टर के चारों तरफ, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना रहे थे। अच्छा, और क्या हुआ? देखा ये ओर्स्टेड ने कि जब इस डायरेक्शन को करंट में फ्लो कर रही थी, तो सपोज करो कि सब के सब ऐसे टेंड कर रहे थे, सपोज। तो जब इसने डायरेक्शन को चेंज किया, देखा जब डायरेक्शन को चेंज किया, तो देखा कि इनका भी डायरेक्शन चेंज हो गया। तो पहली बार 1820 में ओर्स्टेड को ये बात पता चली कि इसका मतलब ये हुआ, क्या? इसका मतलब ये हुआ कि करंट जब किसी कंडक्टर में फ्लो करती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है? चारों तरफ उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ओके ना, तो यही उसको पता चला, सबसे पहली बार ये पता चला, क्लियर, कि जब कहीं पर भी करंट फ्लो करती है कहीं पर,
किसी भी वायर में जब कहीं पर करंट फ्लो करती है तो वायर में जब किसी करंट फ्लो करती है फिर चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स जिनको बोलते हैं, ये सब आगे पढ़ोगे, मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं, जैसे आयरन, लोहे का बुरादा जैसे है। तो ऐसी चीज़ों को वह ना, निकल है, कोबाल्ट है, तो उनको खींच लेती हैं और एक विशेष स्पेसिफिक वे से उनको कलेक्ट हो जाते हैं वो चारों तरफ। तो क्या कहा, इसे क्या निष्कर्ष निकाला ओर्स्टेड ने? तो ओर्स्टेड ये निष्कर्ष निकाला कि व्हेन करंट फ्लो इन ए सर्किट, इन ए वायर, इन ए कंडक्टर, इन अराउंड दिस वायर, अराउंड दिस कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एंड इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे जैसे दूर जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट करके देखे कि जहाँ भी हम लोहे का ब्रत रखे तो कुछ न कुछ प्रभाव पड़ रहा था उसका कहीं ना कहीं। तो ये कहा कि यह दूर तक जाते हैं और एक्सपेरिमेंट किया उसका, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू वह फील्ड कितनी होती है ये सारी बातें वो प्रूफ नहीं कर पाया था। तो अब कहोगे क्या कि पहला पॉइंट हीटिंग इफेक्ट किसने दिया? तो हीटिंग इफेक्ट दिया जूल ने। केमिकल इफेक्ट किसने दिया? फैराडे ने। और मैग्नेटिक इफेक्ट किसने दिया? ओर्स्टेड ने। अच्छा ये बताओ, तो क्या 1820 के पहले लोगों को मैग्नेटिक विषय में जानकारी नहीं थी क्या? जानकारी नहीं थी, इससे पहले नहीं थी जानकारी हिस्ट्री में? मैग्नेटिक विषय में लोग नहीं जानते थे इससे पहले? क्या कहोगे आखिर? जानते थे, लेकिन यह नहीं पता था कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कोई रिलेशन है। मैग्नेट के विषय में तो बहुत पहले से पता था। वास्को डी गामा, कोलंबस, चाइनीज यात्री था फायान जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वितीय के समय आया था इंडिया में, ह्वेनसांग। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो ये प्राचीन जितने भी फॉरेनर थे, है ना, जितने भी फॉरेनर थे, जितने भी यात्री थे जो समुद्री यात्रा उस समय करते थे, वो सबके पास में कंपास नीडल होती थी, जिसको कहते थे क्या, दिशा सूचक यंत्र कंपास नीडल लेकर ही वो यात्रा किया था। तो वो तो बहुत पहले की बात थी, 1820 से बहुत पहले की बात थी। इसका मतलब कि मैग्नेट की जानकारी थी। तो मैग्नेटिज्म की जानकारी सबको थी, लेकिन करंट के साथ मैग्नेटिज्म का क्या रिलेशन है इसकी जानकारी नहीं थी। इसकी जानकारी देने वाला साइंटिस्ट था ओर्स्टेड। ओके, क्लियर? तो ओके, ये चीज थी। चलो अब यहां क्या है, तो इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट का थ्योरी दिया था। फर्स्ट थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट तो ये हुआ ओर्स्टेड। लेकिन कितना फील्ड प्रोड्यूस होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा, यह ओर्स्टेड नहीं दिया। इसके बाद आने वाला साइंटिस्ट बायोट सेवर्ट, दो साइंटिस्ट हैं बायोट सेवर्ट, तो उन्होंने दिया। और क्या कहा आइए देखते हैं आप। तो वो क्या कहता है, तो ये हिस्ट्री थी। चलो अब जा देखो जी वो क्या कहता है। तो लिख दीजिए क्या कि बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता है? बायोट सेवर्ट कहता है कि जो यहाँ पर ओर्स्टेड ने जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन दिया अपना, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, तब उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने प्रूफ किया, उसने निकाला। क्या कहता है? यह कहता है कि यदि कहीं पर भी सपोज करिए ये कोई करंट, कहता है कि सपोज करें कि यह कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई, और अभी बात हुई कि करंट क्या है एक्चुअली। तो करंट तो क्या है, करंट क्या है? करंट स्केलर है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस आल्सो स्केलर। लेकिन अब देखिए बायोट सेवर्ट क्या कहता है, इसने छोटा सा पार्ट लिया, टेकन ए स्मॉल पार्ट हियर, ठीक, और अब इसने क्या किया, इसको प्रूफ करने के लिए अपने छोटा सा पार्ट लिया। देखा ये
कि जो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो रही थी, जो इधर हो रही थी, दोनों, पहली बात है कि दोनों अपोजिट थी। यानी कि जो आयरन पार्टिकल्स थे, उनका एक्यूमुलेशन, जो जमा होना था, उनका जो कलेक्ट हो रहे थे, वह जस्ट अपोजिट बिहेवियर से कलेक्ट हो रहे थे। यहाँ रखा तो वो वाला इसके अपोजिट हो रहे थे। तो तुरंत इसे बायोट वर्ड्स दिमाग में बात आई कि इसका मतलब कि यह डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। लेकिन चूंकि करंट स्केलर था और ये dl लंबाई भी स्केलर थी, तब उसने क्या कहा, एक नया शब्द वर्ड यूज किया। तो कहा कि यह I और ये छोटा सा जो डिस्टेंस हम ले लें, इसको कहें dl। तो ये इसको क्या कहते हैं, स्मॉल एलिमेंट। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, I and dl प्रोडक्ट, दिस I and dl प्रोडक्ट एंड ideal, दिस बिकम्स ओके माइंड हियर। चूंकि यह अब एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी थी, यह एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी और डायरेक्शन आ गया, इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो इसको कहते हैं या आइडियल। अब इसको कहते हैं ना, नाम दिया करंट एलिमेंट। क्या नाम दिया, करंट एलिमेंट। और चूंकि यह डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कैसे पता चली, याद है ना, हाँ, जो आयरन फॉइल्स रखे गए थे, जो आयरन मीन्स लोहे का बुरादा रखा गया था, उसके एक्यूमुलेशन से पता चला कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इसके अंदर है। बात समझा, हाँ, याद रहे। तो आइडियल करंट एलिमेंट, आइडियल क्या हुआ, करंट एलिमेंट, ओके। और ये कैसी प्रॉपर्टी, बोलो, हाँ, साथ नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, फर्स्ट क्लास P100 फिजिक्स, मैं वही STP से, हाँ। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो गया बेटा। तो यह डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के अंदर आ गई। आज जब इसके अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ गई, तो आइडियल को क्या नाम दे दिया गया, नाम दिया गया वेक्टर। यानी कि आइडियल एक वेक्टर है। आइडियल क्या है, एक वेक्टर है, ओके। चलो अब जा देखना बेटा। तो क्या देख रहे हैं आप लोग, बायो-सवर्ट्स लॉ। आइए अब इस कैसे प्रूव किया, तो अपने आयरन फॉयल एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसने कुछ रिजल्ट निकाला। क्या निकाला, यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, पॉइंट नाम दिया P, डिस्टेंस माना R। तो ये जो इसका जो कैलकुलेशन आया, यानी कि एक्सपेरिमेंट के बेस पर आया। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वो क्या कहता है कि स्मॉल एलिमेंट के द्वारा यदि यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड dB हो इस एलिमेंट के द्वारा, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड वही मैग्नेटिक फील्ड, जो नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड वही नेचर मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन दोनों में बहुत मतलब ये भी एनर्जेटिक स्पेस है, वह भी एनर्जेटिक स्पेस था। वह कभी क्लोज लूप नहीं बनाता था इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं आपकी कंपटीशन में। ये अभी मैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ना, जो डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं, अभी मैं कराऊंगा उन क्वेश्चंस को। चलो बेटा देखो, मैंने सारी एपिसोड्स आप सब नंबर वाइज होना है, तो सब आप पढ़ते जाइए। चलिए देखो, हाँ, अब बात हम लोग क्या कर रहे थे बेटा। अब इस शॉर्ट एलिमेंट मीन्स ओनली ड्यू टू आइडियल, इस आइडियल करंट एलिमेंट के द्वारा इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक एनर्जेटिक स्पेस इन विच any magnetic materials can experience any force, that is known as that energetic space is known as the magnetic field। यानी कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का वह क्षेत्र, वह एरिया, वह स्पेस, वह एनर्जेटिक स्पेस जिसमें किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया जाए और वह फोर्स का अनुभव करे, एक्सपीरियंस फोर्स, दैट स्पेसिफिक स्पेस इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब जा देखो यहाँ पे, हाँ, अब सपोज करो कि ये dB, तो चूंकि इसके अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी
ओके, अब आ जाओ। तो यह एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या निष्कर्ष निकला? तो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट क्या आया? नंबर 1 ये देखा कि जो dB की वैल्यू आ रही है, जो dB की वैल्यू आ रही है वह इस करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स प्रोपोर्शनल टू IDL, प्रोपोर्शनल टू IDL, नंबर 1। नंबर 2 पे क्या देखा? देखा ये कि dB प्रोपोर्शनल इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। और जानते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, जिसने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैपिटल G का मान निकाला था। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को देखा कि फॉलो कर dB प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? तो dB प्रोपोर्शनल टू 1/r। देखा कि ये जो डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स कि उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो dB प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों को एक साथ मिला दिया, दोनों पास एक साथ लिखा, तो क्या देखा? प्रोपोर्शनल टू IDL बाई R स्क्वायर, IDL बाई R स्क्वायर। लेकिन IDL बाई R स्क्वायर चूंकि यह वेक्टर क्वांटिटी था, तो यहाँ पर वेक्टर लगाना, वेक्टर का यूनिट वेक्टर लगाना जरूरी था। तो यूनिट वेक्टर R का यूनिट वेक्टर या N लिख दिया जाए, N यूनिट वेक्टर। क्या बोलते? यूनिट वेक्टर। दिस इज द यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि यह तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, आइडियल वेक्टर है, यह न्यूमेरिकल वैल्यू है, IDL न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो एक वेक्टर यानी कि डायरेक्शन देना था ना, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो गई है ना, तो डायरेक्शन देना था तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इधर भी वेक्टर है, लेफ्ट हैंड वेक्टर है तो राइट हैंड वेक्टर होगा। अच्छा, अब क्या हुआ? अब dB बराबर क्या हुआ? dB बराबर क्या हुआ? ओके, अब स्केलर फॉर्म पहले लिख दें, dB बराबर क्या हुआ? तो dB बराबर, अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये देखा गया कि ये जो प्रॉपर्टी आ रही है वह μ0/4 के बराबर आ रही है, μ0/4 के बराबर आ रही है। ये डायरेक्शन मीन्स कि यहाँ पर कांस्टेंट एक आया, उस कांस्टेंट का मान देखा कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही निकाला गया। देखा इतनी वैल्यू आ रही है, और क्या हुआ? IDL बाई R स्क्वायर। ओके, चलो ले लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में ही लिख देते हैं। चलो ऐसे भी अभी रहने देते हैं, बाद में लिखा जाएगा। चलो हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, चूंकि यहाँ यूनिट वेक्टर लगाए हैं तो यहाँ पे लगाइए। हाँ, आ जाओ बेटा। तो ये था, तो यहाँ तक पहुँचे आप। ये था बायोट सेवर्ट का एक्सपेरिमेंट ना। तो जिस समय बायोट ने एक्सपेरिमेंट किया था, संजोग देखिए कि जिस समय अमेरिका के दोनों ही, बायोट भी अमेरिका का साइंटिस्ट और सेवर्ट भी अमेरिकन साइंटिस्ट, आज दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया। जब इसका एक ही समय में दोनों कर रहे थे, और दोनों ने जब किया तो दोनों का एक्सपेरिमेंट एक जैसा था बिल्कुल ही। तो दोनों के कंबाइंड, इसलिए इसे दोनों के कंबाइंड नेम से जाना जाता है। आ जाओ देखो, अब क्या हुआ कि dB = μ0/4 पाई IDL बाई R स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ यहाँ पे और देखा गया, क्या देखा गया एक चीज़ और? हाँ, ये बात ध्यान देना कि इसकी जो प्रॉपर्टी आ रही थी, किसकी प्रॉपर्टी? IDL की जो प्रॉपर्टी आ रही थी, तो बायो सेवर्ट ने ये देखा कि हमेशा ये जो यूनिट वेक्टर n आ रहा है, ये n यूनिट वेक्टर जो आ रहा है, यह हमेशा ही जिस प्लेन में वायर रखा गया उसके परपेंडिकुलर आ रहा है। क्या बोला? उसके परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी कि इसका डायरेक्शन, जो dB का डायरेक्शन आ रहा है, वह जिस प्लेन में वायर है उसके हमेशा या तो ऊपर इधर, या तो इनसाइड ब्लैक बोर्ड, या तो अपसाइड द ब्लैक बोर्ड, यानी कि टेबल पर रख दिया जाए तो या तो टेबल के नीचे या तो टेबल के ऊपर। इसका मतलब डायरेक्शन फिक्स था वहाँ पे। जिस प्लेन में वायर रखा हुआ है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, या तो ऊपर या तो नीचे। करंट की दिशा बदल दिए तो जो फील्ड dB है, dB की डायरेक्शन भी चेंज हो गया। तो वहाँ से एक क्लियर हुआ कि यह IDL, और यदि इसको पोजीशन वेक्टर मान ले R, तो IDL तो एलिमेंट, वो करंट एलिमेंट है, अब पोजीशन वेक्टर R, इनका प्रोडक्ट, इनके साइन मीन्स इनके क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि इनके वेक्टर प्रोडक्ट को फॉलो कर रहा है। तो जब ये देखा कि इसको वेक्टर प्रोडक्ट को फॉलो कर रहा है, तब कैसे लिखा कि dB = μ0/4 पाई और क्या? IDL।
तो आई डी एल वेक्टर क्रॉस वेक्टर आर ना, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि देखो इसको वेक्टर बनाया, इसको वेक्टर बनाया, यूनिट वेक्टर है ना, तो वेक्टर अपान क्या, यूनिट वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यूनिट वेक्टर, और अपान पहले से क्या था आर स्क्वायर इंटू क्या एक आर, इसका मैग्नीट्यूड एक आर और आ गया, एक आर और आ गया। अब ये क्या बन गया, अब इसमें साइन यानी कि यह यूनिट वेक्टर के स्थान पे वेक्टर आर अपान मॉड ऑफ आर रख दिया, एक आर और आया, और तो फिर एक आर और आया, तो क्या हुआ, चलिए वेरी फैंटास्टिक। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स का ये शुरुआत है ना। आओ देखो फिर क्या हुआ तब, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। तो डीवी, तो अब क्या हुआ कि डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इन द ब्रैकेट डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपान आर क्यू। ओके फैंटास्टिक। तो दिस इज द रिजल्ट, ओके क्लियर हो गए। तो दिस इज द रिजल्ट। अब स्केलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग, जब न्यूमेरिकल साफ कर लेते हैं तो डीवी बराबर क्या, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर लिख देते ना। अच्छा अब यहाँ पर लगा देंगे क्या, आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, वेक्टर, तो इधर भी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये स्केलर फॉर्म है, अंडरलाइन करिए इसको, स्केलर फॉर्म देखिए यहाँ पर स्केलर फॉर्म। और जब वेक्टर फॉर्म कहेंगे इसको लिखने को तो क्या कहिएगा, डीवी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई और क्या यहाँ पे देखिए आई ना डी एल, तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया जाए ऐसे, आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर, ओके अपान क्या हो गया, हाँ ये डी एल बेटा अपान आर क्यू। ओके क्लियर हो गए। चलिए तो ये था हम लोग का, ये क्या था वेक्टर फॉर्म और ये क्या है स्केलर फॉर्म। ओके क्लियर हो गए। चलो तो क्या देख रहे थे हम लोग, हाँ अभी यह इस बायो-सैवर्ट्स लॉ को कम से कम 5-6 प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, 5-6 टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। हाँ अभी आगे देखा जाएगा। ओके चलो फिलहाल चलो भाई, तो ये था बायो-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है, ये था हम लोग का बायो-सैवर्ट्स लॉ। क्लियर, आओ तो क्लियर हो गए। मीन्स बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या था बेटा, डीवी प्रोपोर्शनल टू आईडीएल, डीवी प्रोपोर्शनल टू आईडीएल, डीवी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। हाँ सॉल्व कर दिया, यहाँ तक पहुँच गए। ओके चलो अब देखते हैं और आगे। हाँ अब क्या है इसके बाद, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, क्या है न्यूमेरिकल्स में, आइए मैं चलता हूँ, तुरंत ही पहुँचता हूँ डायरेक्ट। आ जाओ, कम ऑन द पॉइंट। तो ये तो था बायो-सैवर्ट्स लॉ। अब दो आपके आईआईटी एग्ज़ाम आपको देना हो या नीट आपको देना हो, तो नीट और आईआईटी वाले बच्चों के लिए यहाँ से अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। क्या, सारे न्यूमेरिकल जितने भी यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसमें दो ही चीज़ें होती हैं इस चैप्टर में, या तो एक स्ट्रेट वायर होगा या तो एक सर्किल होगा। क्लियर, या तो स्ट्रेट वायर होगा या तो सर्किल होगा। क्लियर, आ जाइए। और इसका प्रूफ थोड़ा सा लंबा है, प्रूफ जो है वो बहुत बड़ा है। तो स्ट्रेट वायर का और सर्किल का दोनों का प्रूफ बड़ा है। जब हम उसको प्रूफ करते हैं, रिजल्ट लाते हैं उसका, तो प्रूफ फिलहाल अभी मैं सीधे आपको न्यूमेरिकल पे ले चलता हूँ कि खटाखट पहले जो अपने आप सीपीएमटी, उसमें सीपीएमटी नीट में और आईआईटी में जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको सीधा पहले तो तुरंत पहले उसको प्रूफ बिना प्रूफ के सीधा आंसर मारिए पहले। और बोर्ड के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो पहले हम ये देखते हैं।
और अभी इसके बाद जो एपिसोड आएगा, यानी कि जो 3 नंबर 4 नंबर आएगा, अभी फर्स्ट पहला एपिसोड मैग्नेटोस्टैटिक्स का एपिसोड नंबर 1, क्लियर, मीन्स कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एपिसोड नंबर 1 है, पार्ट 1 है ये। तो अभी सिंपल इंट्रोडक्शन और सिंपल वे में अपने न्यूमेरिकल को, पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल को कैसे फटाफट कर दें, मैं आपको टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, मैजिकल ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। चलो देखो, अब तो यह पूरे चैप्टर में आपको 2 चीज़ें आनी हैं। क्या क्या होना है, क्या क्या आएगा? नंबर 1 वायर, हाँ लिख दो, नंबर 1, एक तो आपको वायर लेना है और दूसरा आपको कोई लूप लेना है। देखो बस ये रहेगा, इसी 2 पे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने हैं, 2 पे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने, मीन्स एक टाइप के न्यूमेरिकल सारे सॉल्व हो जाने हैं। क्या क्या? इसमें करंट बह रही है आई, इसमें करंट बह रही है आई, और यहाँ भी ले लो, सपोज करो कि इसमें करंट बह रही है आई करंट यहाँ बह रही है, दोनों एक साथ देखते हैं क्या होता है। ये सपोज करिए कि यह वायर लॉन्ग वायर है, या हम मान लेते हैं कि ये लॉन्ग वायर है कोई, या नहीं तो यही मान लेते हैं कि यह लेंथ क्या ये वायर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, अच्छी तरह समझिएगा, फर्स्ट क्लास समझना है, अच्छी तरह से नोट्स बनाते जाइए साथ में। चलो इस पॉइंट पर हमको इसकी मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, कितनी प्रोड्यूस हो रही है। इसको मिला दीजिए, मिला दिया, यहाँ से इसे मिला दो। यानी कि पहला आपको काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप ये करना है कि जो वायर है उसके दोनों एंड, यानी ऊपर का सिरा और नीचे का सिरा, ऊपर वाले का उस बिंदु से मिला दीजिए जिस बिंदु पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। यहाँ बतानी है P पॉइंट पर, मिला दीजिए, डायरेक्ट मिलाइए। नीचे वाले पॉइंट से उस बिंदु को मिला दीजिए जहाँ बतानी है, मिला दिया। आओ अब एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, यह स्ट्रेट लाइन वही जो बायोसॉर्ट्स ने R लिया था वही वाला, तो यह क्या बताएगा R। इस एंगल को मानिए θ1 और इस एंगल को मानिए θ2। तो क्या कहता है, अब ये प्रूफ करना है हम लोगों को, तो ये हम लोग आगे एपिसोड में करेंगे, लेकिन हम यहाँ सीधे चलते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करना आप शुरू कर दीजिए, न्यूमेरिकल आने लगे आपको ना। प्रूफ बोर्ड के बच्चों के लिए केवल जरूरी है बस, तो उनके लिए हम करेंगे अलग से अपने एपिसोड में। बोर्ड वाले बच्चों के लिए केवल जरूरी है प्रूफ, वो भी बहुत कम ही आता है, लेकिन यह कि करना है उसके लिए, बोर्ड वालों के लिए। नहीं तो IIT के लिए और नीट के लिए प्रूफ नहीं, आंसर चाहिए, रिजल्ट चाहिए। ओके कम ऑन, देखो इस पॉइंट पर B का मान कितना हुआ, B बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई R साइन θ1 प्लस साइन θ2। नोट करो, पहले रिजल्ट नोट करिए फटाफट। B बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई R, आई जो करंट बह रही है इसमें, बाई R देख रहे हो क्या है, साइन θ1 अपान θ2 साइन θ2। ओके, अब यदि ये वाला एंगल ले ले, इसको φ1 मान ले और इसको φ2 मान ले, तो इसके टर्म में क्या ले सकते हैं, जहाँ साइन θ1 है वहाँ पर φ1 आ जाएगा। तो या तो हम इसी बात को क्या ले सकते हैं, B बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई R और क्या कॉस φ1 प्लस कॉस φ2। तो आप कोई एक लेकर के याद रखेंगे, आप ये जानकारी के लिए अपने हैं, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक लिए रहेंगे अपने पास, याद कर लेंगे एक को, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों इसमें का उसमें मत करिएगा ना, पता चले कि एंगल यहाँ का हो गया और कास कर लिया, तो मिक्स मत करिएगा, एक याद करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। हो गया, तैयार हो गया। चलिए, तो यह है कि किसी भी वायर सेगमेंट के द्वारा ना व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सेगमेंट ऑफ द वायर कैरिंग करंट I। तो दिस इज द रिजल्ट। याद हो गया, नोट कर लिया, रेड पेन से घेरो इसको, अच्छी तरह से नोट करो, नोट कर लो पहले ठीक से।
नोट दिस। हो गया? चलो आ जाओ, बस अभी तुरंत फटाफट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। हाँ, तुरंत अभी न्यूमेरिकल पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे न्यूमेरिकल्स, ये हो गया। चलो अब आ जाइए, और हाँ, अब है हम लोग का पॉइंट कि कहीं पर भी सपोज करिए कि यह कोई एक, नंबर 2 पे चलते हैं बेटा, ध्यान देना। अभी वो अभी वहाँ नहीं, अभी यहाँ पर आ जाओ। सपोज करें कि यह कोई एक लूप है, एक लूप है, और जो इस ब्लैक बोर्ड पर परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ, और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई। इसका रेडियस है आर। यहाँ पर हमको बताना है इसके एक्सिस पर पॉइंट है पी, और इसके द्वारा यहाँ कितना करंट से फ्लो कर रहा है ना। तो अब ये तो प्रूफ हो ही गया है कि कहीं पर भी कोई भी यदि वायर है, कंडक्टर है, और यदि उसमें करंट बह रही है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो क्लियर है। अच्छा, अभी क्यों होती है, तो उसके यदि हम लोग डीप अभी चला जाएगा बाद में आगे, तो यदि उसके अंदर चला जाए कि क्यों होती है ना, तो चार्ज, करंट फ्लो का मतलब क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। और जानते हो कि पहले ही पढ़ चुके हो ना कि जब चार्ज मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती ही होती है चार्ज में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी वो प्रोड्यूस करता है। तो चार्ज का मोशन में होना ही इसका रूट काज है। और भी डीप में जाओगे अभी, तो इलेक्ट्रॉन की यदि हम कहें कि कुछ प्रॉपर्टी बताओ, तो इलेक्ट्रॉन की 3 प्रॉपर्टी होती हैं। क्या क्या इलेक्ट्रॉन की खासियत है कि यह मैटेरियलिस्टिक है, यानी कि यह द्रव्य है, जैसे द्रव्य मीन्स मैटर, तो दिस इज द मैटेरियलिस्टिक, नंबर 1। नंबर 2, हम कहेंगे क्या है, कभी इलेक्ट्रॉन का कभी चार्जलेस इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो फिलहाल अभी नहीं खोजा गया इलेक्ट्रॉन हो उस पर चार्ज ना हो। और क्या कभी कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन खोजा जा सकता है कि मासलेस हो, ये भी नहीं मिला अभी तक। हाँ, हम भी खोज रहे हैं, मिला नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की 2 प्रॉपर्टी तो फिक्स हो गई कि यह मासलेस नहीं है, यह चार्जलेस नहीं है, यानी कि इसके पास मास है और इसके पास चार्ज है। 2 बात तो फिक्स हो गई। तीसरी बात, अब मैं कहूँ कि क्या इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिज्म भी है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी है, बोलो मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। तो 2 चीज़ तो है, पक्का है, लेकिन क्या तीसरा है कि नहीं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कि नहीं इलेक्ट्रॉन की, है। इलेक्ट्रॉन कभी भी बिना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के रह ही नहीं सकता। हाँ, यानी कि इलेक्ट्रॉन की 3 प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 1, यानी कि वह यदि इलेक्ट्रॉन है कहीं पर, देखना यदि इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास 3 चीज़ है। 1 नंबर पे मास है, नंबर 2 पर उसके पास चार्ज है, और नंबर 3 उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है। तीनों है उसके पास। हाँ, हमेशा बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में भी ना। हाँ, फिजिक्स क्या होती है बेटा, अभी तो अब तो मज़ा आएगा ना, तो मैं ऑनलाइन आया हूँ, अभी तो खाली ऑफलाइन पढ़ते थे हम लोग। हाँ, तो मास, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, 3 चीज़ें होती है इलेक्ट्रॉन के पास। इनमें से कोई भी एक नहीं हटा सकते। बिना मास का इलेक्ट्रॉन संभव नहीं, बिना चार्ज का इलेक्ट्रॉन संभव नहीं, बिना मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रॉन संभव नहीं। या क्लियर? तो अब कहोगे कि सर कैसे होता है, क्या होता है, तभी डीप में आगे देखा जाएगा। लेकिन ये तीनों होते हैं, पहले तो ये दिमाग बैठा, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है ना चैप्टर का, अभी तो इंट्रोडक्शन है। तो ये इलेक्ट्रॉन के पास ये तीनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब बात आई करंट की। तो जब करंट फ्लो करता है तो एक्चुअली करंट का फ्लो मीन्स क्या, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो में है।
जब इलेक्ट्रॉन फ्लो में है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो में है तो करंट का फ्लो हो रहा है, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहती है। तो अब चूंकि वह प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की है तो हम कहते हैं क्या, तो हम उसको क्या कहते हैं कि करंट बह रही है तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है। अरे भाई, करंट बह रही है, मैग्नेटिक फील्ड तो हो ही रही है, लेकिन ये रूट काज नहीं है। रूट काज ये है कि इलेक्ट्रॉन बिना मैग्नेटिक फील्ड का होता ही नहीं, तो वह तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है कि नहीं, वो इलेक्ट्रॉन की, वो बात समझा, वो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी। अब सवाल ये हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं कि जो इस प्रॉपर्टी को जनरली शो करते हैं, और कुछ ऐसे एटम होते हैं कि जहाँ पर प्रॉपर्टी शो नहीं होती। अब तुम कहोगे कि जब इलेक्ट्रॉन ही रूट काज है मैग्नेटिज्म का, तो इलेक्ट्रॉन तो सभी चीज़ों में है, कोई ऐसा आइटम नहीं है, लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, आयरन, निकल, कोबाल्ट ना, वाटर, ऑक्सीजन, कुछ भी लो भाई, कुछ भी बोलो, तो ऐसा कोई आइटम है ही नहीं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्यों नहीं सब शो करते ये प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? तब तो सबका क्या है भाई, अरे इलेक्ट्रॉन है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका मैग्नेटिक फील्ड जोड़ दो, और सबके पास में ज़बरदस्त मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। अब हमारे पास भी होनी चाहिए, क्यों, हम भी तो इलेक्ट्रॉन के ही बने हुए हैं भाई, हम लोग भी तो इलेक्ट्रॉन के बने हुए हैं, तो हमारे पास भी होना चाहिए, तुम्हारे पास भी होना चाहिए, तुम भी इलेक्ट्रॉन बने हो। हाँ, तो हम इलेक्ट्रॉन के बने हुए हैं, हम भी, तो हमारे पास अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, तो हमारी शरीर तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर रही है। होना चाहिए, अभी लोहा चिपक जाना चाहिए था, तो हमारे अंदर तो नहीं शो कर रहा है। तब क्या हुआ, तो क्यों ऐसा हो रहा है? अब आया यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ द मटेरियल, टाइप्स ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। सिंपल बात में समझो कि जिस एटम के पास, यानी कि जिस सब्सटेंस के पास, जिस मॉलिक्यूल के पास टोटल डाइपोल मोमेंट होगा, आप कहोगे डाइपोल मोमेंट कहाँ से आएगा, तभी सब पढ़ोगे आगे। यानी कि यूँ समझो कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत है ना, तो जहाँ पर सब एक दूसरे के अपोजिट पड़ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, जिस एटम में, जिस सब्सटेंस में, जिसके शरीर में, तो एक दूसरे के अपोजिट पड़ जाएंगे, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो जहाँ पर अपोजिट पड़ जाएंगे वहाँ पर दूसरों को कैंसिल कर देंगे। आज जहाँ पर एक दिशा में होंगे तो वहाँ पर सब अपने में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, आज जुड़ करके सब एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देंगे। तो है तो हर जगह, कहीं कहीं कैंसिल हो गई, कहीं कम हो गई, कहीं कम कैंसिल हुई, तो कहीं कुछ मैग्नेटिज्म दिखाई पड़ा, मैग्नेटिक फील्ड दिखाई पड़ी, कहीं स्ट्रांग दिखाई पड़ी, कहीं जीरो दिखाई पड़ी। दिस इज द थियरी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और डीप में अभी आगे चला जाएगा, तो अभी तो इंट्रोडक्शन है सिंपल। तो इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आई? आ जाओ, अब बात रही, हाँ, तो हम लोग लिए थे अभी एक वायर देखा, और अब एक हम लोग लूप देख रहे हैं। ये लूप पे जाना है, लेकिन इसके पहले यहाँ पे आ जाओ। तो ये क्या है, करंट कैरिंग लूप। हाँ, इसका प्रूफ जो हम रिजल्ट अभी सीधे चल रहे न्यूमेरिकल पर, अभी इसका प्रूफ, तो प्रूफ बोर्ड वालों के लिए कर चाहिए बस, तो उनके लिए मैं प्रूफ करूँगा एक एपिसोड अलग से। चलो आ जाओ, देखो बेटा, तो अब यहाँ पर डीबी का मान कितना आया, तो बी बराबर कितना आया, म्यू नॉट बाई 4 पाई एन आई आर स्क्वायर, क्या, एन आई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर। तो सभी लोग नोट करिए फास्ट, जल्दी से। चलो, अब कैसे हुआ, क्या हुआ, तो मैं प्रूफ करूंगा। फिलहाल अभी अपने टॉपिक पर आ जाओ। तो ये हो गया बेटा। अब एन क्या है, एन, तो लिखिए वहाँ पे एन बराबर नंबर ऑफ टर्न्स, मीन्स कि यह जो वायर है इसमें कितने फेरे हैं, अकेला है, ये है एन। आई क्या है, हर फेरों में बहने वाली करंट आई। आर क्या है, रेडियस। और ये एक्स क्या है बेटा, देखो यहां से सेंटर से ये डिस्टेंस, एक्स सेंटर से ना, तो
हाँ, अब एक चीज़ और देख लो बेटा, यहाँ पे थोड़ा एक काम करिएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर है ना बेटा, तो एक काम और करिएगा, थोड़ा फिर से इसे लिखिएगा कि 2 पाई ना एन आई आर स्क्वायर करिएगा, ए है बेटा। हाँ, आएगा, प्रूफ करने पर ये आएगा, प्रूफ करके दिखाएंगे अभी बाद में। चलो हो गया, चलो फिलहाल आ जाओ। तो क्या नोट कर लिया? तो 2 रिजल्ट आपने नोट किया। नंबर 1 कौन सा? स्ट्रेट वायर, और नंबर 2 पर कौन सा? लूप, करंट कैरिंग लूप। क्या माना हम लोगों ने? एन फेरे हैं इसमें, और हर फेरे में करंट कितनी की रही है? आई। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है बेटा? याद करो, जल्दी नोट करो, सही से नोट करिए, सही से याद करिए। हो गया? कर लिए? आ जाओ, चलो। हाँ, अब याद देखो, अब इसके बाद क्या हो रहा ना, इसके बाद क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि एट द सेंटर। अब यहाँ पे आ जाइए, एट द सेंटर, सेंटर पर क्या हुआ, ठीक है, सेंटर पर क्या हुआ देखिए। तो देखो, सेंटर पर जब जाएंगे तो आगे बढ़िए, सेंटर पाइए, सेंटर पाएंगे तो x 0 हो जाएगा ना। तो एट सेंटर x विल बी 0, x बराबर 0, 0 करिए, चलिए आइए। b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और क्या बेटा? 2 पाई क्या है? एन आई आर स्क्वायर अपान, ओके, x 0 करिए तो आर स्क्वायर, x 0 हो गया, आर स्क्वायर पावर 3/2 हो गया। अब जरा देखिए, 2 से 2 कट गया, आर पर पावर कितना आया? 3, और ऊपर है तो 3 कट गया, और 2 पाई से ये 2 हो गया। अब चलो बेटा बोलो तो b बराबर कितना आया? बोलिए अब यहाँ से, म्यू नॉट बाई 2 एन आई अपान क्या? आर, ओके। तो दिस इज द फैंटास्टिक रिजल्ट। अब देखो भाई, सेंटर पर, तो अब देखो एन फेरे हैं सेंटर पर इतना, और हम लोग क्या लिए थे? एक फेरा था वायर हम लोगों का, लूप था, एक फेरा था, एन का मान 1 हो गया। तो b बराबर हमारा यहाँ कितना आया? यहाँ b कितना आया हमारा? b बराबर एक सिंगल वायर, एक लूप, रिंग, गोला, सर्किल। तो b बराबर, चलो बोलो, म्यू नॉट बाई 2 n1 हो गया, आई बाई आर, आर इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस आर। फैंटास्टिक। यहाँ तक पहुँच गए सब लोग? पहुँच गए यहाँ पर भाई? हाँ, हो गया होगा सबका यहाँ तक। तो 2 चीज़ें आपको याद हो गई आपकी। स्ट्रेट वायर की फील्ड क्या होती है उसके अगल बगल ना, और यदि लूप है, करंट कैरिंग लूप है, कोई रिंग है, उसमें करंट कितनी बह रही है। तैयार हो गया? चलो, मजा आ गया बेटा, फर्स्ट क्लास। आ जाओ, बहुत ज़बरदस्त करिएगा कमांड। पूरे मैग्नेटोस्टैटिक्स जो 4-5 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर, यहाँ से आपके 4 चैप्टर में 4 क्वेश्चन फिक्स हैं, और 4 ही नहीं, इस 4 चैप्टर से करीब 8 क्वेश्चन फिक्स हैं। तो मिनिमम 4, मैक्सिमम 8, इनके बीच कोई संख्या हो सकती है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, फिक्स है बिल्कुल। तो बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए सब कुछ। ये तो अभी सिंपल इंट्रोडक्शन है बेटा, सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया, नोट कर लिए होंगे, मिटा दें, आ जाओ, हटा दे बेटा। चलो, अब जब देखना इसके आगे क्या है। अब इतनी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पहले तैयार करिए ना, कब क्या कैसे बताना है बेटा, ये मेरा काम है। आपका काम है केवल जितना बताया गया है उसको अच्छी तरह से तैयार करना। चलो आ जाओ। अब बात रही कि चूंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन होगा ना। तो आ जाओ, अब लिखिए कि डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब जो दोनों वायर थे, जो वायर था दोनों, मतलब जो केस समझ लीजिए, एक वायर और एक लूप, तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। यह है वायर और ये ले लीजिए लूप, एक ऐसे, एक और ले लिया जाए। चले, हाँ ये वायर, ठीक। अब जो यदि लूप होगा तो उसमें दो ही अवस्थाएं संभव हैं, नहीं, दो ही अवस्थाएं संभव है। और ये है, इसमें भी दो ही अवस्थाएं संभव है। दो ही अवस्थाएं मीन्स या तो करंट क्लॉकवाइज होगी या तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी। चलो बना दो, एंटी क्लॉकवाइज बना दो, पहले बना दिया। करंट आई या तो क्लॉकवाइज होगी, बस यही ना, और कोई है क्या? तीसरा भी है क्या? बनाओ तीसरा। नहीं, दो ही। चलो दाहिना हाथ निकालो अपना, निकालो दाहिना हाथ यार। हाँ निकाला दाहिना हाथ या, चलो देखो हमारा दाहिना ये है, तुम्हारा दाहिना, तुम अपना दिखाओ दाहिना हाथ। निकाले? हाँ चलो निकालो, मोड़ो उसको, मोड़ो। मोड़ दिया? कर्लिंग, मोड़, जैसे मोड़ रहे देखो, तुम ही करो ऐसे ही, मोड़ दिया, अंगूठा टाइट हो, ठीक है। ओके, ये जो फिंगर्स हैं, फोर फिंगर्स, ये जब मोड़ोगे तो देखो एक सर्किल बना रही है ना, ये देखो ये सर्किल बना रही है ना, तो इसको जो सर्किल है ना बन रहा, जो सर्किल बन रही है ना, उसको तुम ये सर्किल मान लेना। यानी कि करंट की दिशा में इसको रखो, किसको? किसको? मोड़ते समय करंट की दिशा में अपने चार फिंगर को रख दो, रख दिया? हाँ, चार फिंगर को तो मोड़ दे, इधर मोड़ रहे हो, मोड़ो। चलो अब देखो हम रख के समझा रहे हैं, देखो बेटा, करंट इधर है ना, तो देखो हाथ लो अपना, लो दाहिना हाथ लो, ले लिया? चलो लगाओ, ये चारों फिंगर करंट के ऊपर लगा दो बस, ये चारों फिंगर, ये वाला चार फिंगर, अंगूठा नहीं, चार फिंगर करंट पर रख दो ऐसे करके। चलो देखो रख रहे हैं हम, रख दिया? जिधर अंगूठा होगा वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। अंगूठा किधर है? ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर तुम्हारी तरफ, तो यानी कि फील्ड अंदर से ब्लैक बोर्ड में से निकल के बाहर आ रही है। देखो ऐसे है, ऐसे फील्ड, देखो ये सब फील्ड है, देख रहे हैं? ये फील्ड देखो, यानी सेंटर पे देखो, देख रहे हैं? ये फील्ड है बाहर। तो जब फील्ड बाहर होगी ना, जब फील्ड बाहर होगी तो डॉट बनाओगे ऐसे, और जब फिर ब्लैक बोर्ड के अंदर होगी तो क्रॉस, क्रॉस निशान, गुड़े का चिन्ह लगाओगे। चलो अब इसे देखो तो, करंट के ऊपर रखना, चार फिंगर ये रखो, हाँ अंगूठा टाइट रखना है, देखा? इनसाइड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, मीन्स लूप का कैसे निकालोगे? राइट हैंड रूल। ओके, अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वायर में आ जाओ। जल्दी खेलो, बहुत आसान सब कुछ है, बहुत ही आसान, एकदम मास्टर बना देंगे, गारंटेड। तुम खाली बस जम के पढ़ो, आ जाओ। ओके चलो बेटा, करंट आई, क्या हो रहा है? करंट आई। ओके चलो, अब इसका कैसे समझोगे? कैसे? चलो हाँ बताओ, क्या करो ना, पेन लो, हाथ में पेन लो, पेन लो, पेन उठाओ,
उठा लिया? चलो पेन को हाथ में पकड़ो, पकड़ो और जिधर, हाँ अब ये सोचो, पकड़ लीजिए ऐसे। अब ये सोचो कि जिधर पेन है, यानी कि हमारे जो चाक देख रहे हो, यानी कि अंगूठा जो देख रहे हो, अंगूठा, तो अंगूठे की दिशा में वैसे मुट्ठी बंद करो, दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ ले लो, बस यहाँ भी मुट्ठी बंद कर दो, कर दिया। अब ये सोचो कि अंगूठे की दिशा में करंट बह रही है, तो करंट कहाँ बह रही है? देखो ऊपर जा रही है, करंट ऊपर है ना। तो जो फिंगर की कर्लिंग होगी, यानी कि जो मोड़ होगा, वह जब मुट्ठी में पकड़ोगे अपने वायर, तो जो मोड़ होगी, फिंगर का मोड़ होगा, यह मोड़ ना, ये मोड़ दिख रहा है, देखो ये मोड़, कर्लिंग ऑफ द फिंगर, फिंगर का मोड़। फिंगर का मोड़ क्या बताएगा बेटा? अंगूठे की दिशा क्या है? करंट की दिशा। यानी कि पेन क्या है? तुम्हारा तार है, अंगूठा दिशा में क्या रखे हो? करंट का दिशा रखे हो, अंगूठे की दिशा में करंट की दिशा है। तो जिस बिंदु पर देखो, अब यहाँ देख रहे हो ना, ऊपर, यहाँ, 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 यानी एक सर्किल बनेगा, वृत्त बनेगा, बनना क्या, वृत्त बन रहा चारों तरफ। तो हर बिंदु पर दिशा अलग अलग होगी, होगी, हर बिंदु पर देखो दिशा अलग अलग होगी, हर बिंदु पर दिशा अलग अलग होनी है, होनी है। चलो देखो कहाँ होगी, तो पहले तो सर्किल खींच दो, इस ए फिंगर है ना, फिंगर को, फिंगर पर एक सर्किल खींच दो ऐसे सामने, यानी कि वायर के चारों तरफ एक सर्किल खींच दो, खींच दिया, हाँ एक वृत्त बना दो ऐसे ही। तो बना दिया, ओके। अब क्या होगा, जिस बिंदु पर बताना है उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दो, टेंजेंट, स्पर्श रेखा खींच दो। चलो अब जा देखना, देखो अब यहाँ से ऐसे पकड़ो वायर, ऐसे लो, हाँ हाथ में धो ले रहे हैं, ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे है ना। अब देखो तो ऊपर वायर के ऊपर सीधा इधर, इस बिंदु पर देखो 3D फिगर है, इस बिंदु पर देखो ऐसे आ रहा है, अंदर जा रहा है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है, आ रहा ना, ये है फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। अब जा देखना, इसको कहते हैं मैक्सवेल स्क्रू रूल, मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या कहता है ये? ला सुनो, यह मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल कहता है कि यदि दाहिने हाथ में एक पेचकस लिया जाए, स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस, और सपोज करो कि हमको कोई स्क्रू टाइट करना है, तो स्क्रू टाइट करने के लिए जैसे घुमाते हो वैसे घुमाओ, राइट हैंड घुमाओ, घड़ी की दिशा में घुमाओ, स्क्रू को टाइट कर रहे हो, घुमाओ, स्क्रू को टाइट करो। तो जिस बिंदु पर अंगूठे की जो दिशा होगी मोशन की, मूवमेंट की, उस बिंदु पर वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। इसे बोलते हो मैक्सवेल स्क्रू रूल। क्लियर? बोलो, फर्स्ट क्लास। तो मैक्सवेल स्क्रू रूल क्या कहता है? मैक्सवेल स्क्रू रूल क्या कह रहा है कि अपने दाहिने हाथ को में सपोज करो कि हम एक स्क्रू ड्राइवर लिए हुए, एक पेचकस लिए हुए हैं, और हम पेचकस की नोक, नुकीला पार्ट उधर कर दिए हैं जिधर करंट की दिशा जा रही है, जिस दिशा में करंट बह रही है उस दिशा में हम पेचकस का नुकीला भाग किए हुए हैं, कर दिया। अब सपोज करो कि अब ये कर दिया, अब सपोज करो कि हम एक पेच को टाइट कर रहे हैं, टाइट करना है, तो जिस बिंदु पर अंगूठे क्या करो, देखो जिस बिंदु पर अंगूठे का मूवमेंट का दिशा जो होगी, यानी कि उसे वेलोसिटी की दिशा जो होगी, घुमा रहे हो ना, तो मैकेनिक्स लगा लो, वेलोसिटी की जो दिशा होगी वही उस बिंदु पर वही दिशा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी, यानी फैंटास्टिक। अब मैक्सवेल को छोड़ो, किसका ले लो, SDP रूल। आ जाओ, SDP रूल लगा दो। चलो भाई, सब बहुत ही सिंपल, आ जाओ। हाँ बस दाहिना हाथ तो तीन फिंगर अपना जो है ना, तीनों उंगलियां बंद करो, बस दो ही काफ़ी है। राइट हैंड लो, दाहिना हाथ
ले लिया ना, कौन सा है, बायां लिए हो, नहीं दाहिना, राइट हैंड लो, राइट हैंड ले लिया, बस 2 फिंगर से काम चल जाएगा हाँ ले लो, ले लिया, ये फिंगर और ये 90 डिग्री पर कर लो, इसे कर लिया 90 डिग्री पर, इसको करंट की दिशा में लगा दो, STP रूल, करंट की दिशा में लगाओ, बस जहाँ करंट देखो वहीं लगा दो, जहाँ करंट दिखाई पड़ो दिशा में लगा दो, लगा दिया। और इसको क्लॉकवाइज में घुमा देना, डायरेक्ट घड़ी की दिशा में हमेशा घुमा देना, जहीं पर मान लो तार ऊपर है तो ऐसे लगा के घुमा देना, देखो लगा रहे घुमा, देखो मान लो ये वायर है, वायर में करंट ऊपर जा रही है, लगाओ, हाँ लगा दिया, घुमाओ इसको फटाफट, ये STP रूल लगाओ, बस ये अपना फिंगर करंट की दिशा में लगाना इसको, ये फिंगर, ओके दिख रहा है ना, हाँ देखो लगा देना, और इसको घुमाना। अब जब देखना, चलो ये है वायर, चलो लगाओ, मैं लाल लगा दिखा रहा हूँ, ये वायर है, ये वायर, करंट जा रही है ऊपर, देखो लगा दिया ऊपर। अब ठीक वायर के सामने बताना है, देखो अब ठीक वायर के सामने बताना ना, तो ऐसे देखो घूमते हुए गया, तो जब सामने बिंदु पर आएगा तो टेंजेंट बनाएगा ना, ऐसे हो गया, यानी कि ठीक ठीक इस वायर के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। चलो फिर घुमाओ, अब घूमते हुए आएगा इसके बगल में, अब यहाँ जब आया मेरी तरफ, जब वायर के पीछे हुआ बिंदु, यदि वायर के पीछे बिंदु है तो देखो घूमते हुए आएगा तो ऐसे ऐसे निकलेगा इधर, और वायर के बगल में इधर, यानी कि एक सर्किल बन गया ऐसे, या इससे ज़्यादा नहीं घूमेगा ना, देखो तुरंत देखो ऐसे ना, ऐसे फैंटास्टिक हो गया। तो चलो, तो यहाँ पर देखो अंगूठा अंदर जा रहा है, अब देखो इधर से ऐसे घूम के अंदर से ब्लैक बोर्ड के अंदर से, अब देखो इधर अंगूठा निकलेगा, बाहर आ रहा है, तो यहाँ हुआ अपवर्ड, यहाँ हुआ डाउनवर्ड, यहाँ अपवर्ड, यहाँ डाउनवर्ड। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स। अब दनादन यहाँ 1-2 न्यूमेरिकल हो जाए, और के आ जाओ, हाँ तुरंत 1-2 न्यूमेरिकल आ जाओ बेटा, फटाफट, बहुत ही आसान सब कुछ है ना, हाँ आ जाओ। देखो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन, एक इनफाइनाइट वायर है, यह इंड इनफाइनाइट को गया, और यह भी इंड इनफाइनाइट को गया, ठीक है, ये है, ये 2 इंड इनफाइनाइट है बेटा, इसमें करंट बह रही है I, यहाँ करंट बह रही है I, ठीक, या पहले आसान थोड़ा सा ले लें, थोड़ा आसान ले लो बेटा, हाँ देखो, चलो फिर से बना दें इसको, पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान रहे, हाँ चलो देखना, पहले ये ले लो, चलो ये लो, इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, करंट I, यहाँ पर बताना हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड बताना है B क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और उसकी दिशा बतानी है। चलो क्या होगा जल्दी बोल दो फटाफट, आ जाओ, मैं बोलूँ, आ जाओ, चलो देखो, ये देख रहे हैं ना पॉइंट, अब यहाँ 3 चीज़ें होनी है, 3 चीज़ें हैं, एक वायर का टुकड़ा यहाँ है, एक वायर का टुकड़ा देखो यहाँ है, और जो करंट यहाँ तक आई है वही करंट इसमें भी बहेगी ना, आई इसमें भी वही करंट रहेगी आई, तो तीनों का निकाल के जोड़ दिया जाए, बस हो गया। अब देखना ये है कि इस पर किसका किसका होगा, देखो यदि कोई वायर है, ये वायर है ना सीधे, तो वायर ये पॉइंट उसी वायर के सामने है, या वायर पूरा होता तो ऐसे जाता तो उसी के ऊपर होता, तो यह याद रहे कि वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, वायर के ठीक ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। क्यों होती है यार हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो यहाँ पे देखो, तो इसका B1 नाम दे दूँ 0, ये भी उसी वायर के देखो ठीक उसी पर पॉइंट पर है, वायर ये पॉइंट वायर पर ही है,
अब यहाँ है चाहे नहीं है, लेकिन देखो उसी लाइन में यदि है तो यहाँ कहेंगे कि B3 बराबर 0 हो गया। अब बचा कौन, अब केवल ये बचा सेमी सर्किल। यदि पूरी सर्किल होती तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आती, B बराबर μ0/2 I/r, मान लो कि यह रेडियस r है तो μ0/2 I/r अभी पढ़े पीछे, तभी आता। लेकिन सेमी सर्किल है, तो जब सेमी सर्किल है तो इसका आधा सर्किल है तो आधा B का मान आधा हो जाना है, तो नेट कितना हुआ बेटा, B' बराबर मीन्स यहाँ पे क्या हुआ ना, ये तो कंप्लीट फुल सर्किल का है ना, फुल सर्किल का है, तो हाफ सर्किल का कितना हुआ, इसी का मैग्नेटिक फील्ड का हाफ हो जाना है, मीन्स μ0/4 I/r। ओके, बस आंसर हो गया इसका, बहुत ही आसान है। हाँ, बहुत ही आसान चैप्टर है, हाँ बहुत ही आसान, फर्स्ट क्लास। चलो आ जाओ, अब अगला क्वेश्चन हो गया, कर लोगे ना आप, चलो हाँ अब बोल लो। हाँ अगला क्वेश्चन बोलो आंसर, चलो भाई। हाँ, ठीक बीच में दोनों आइडेंटिकल है, आई करंट यहाँ भी है और आई करंट इसमें भी है, और ये इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये पी पॉइंट है, हमको बताना है बी पी का मान कितना है। बोलो ऐसा बोलो जल्दी फटाफट। हाँ भाई अभी मैं कर दूँ ना, हाँ अभी मैं करूँ, ये दो कर दूँ तो फिर करना तुम। चलो देखो अब ध्यान देना, इसमें करंट बह रही है आई, इसमें भी करंट आई, इसका देखना वाह, SDP रूल लगा दो नीचे इनसाइड, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस बिंदु पर, मान लो इसका नाम दे दो B1, तो B1 कहाँ पड़ रहा, देखो इसका B1 इनसाइड के दिखाने के लिए मैं ऐसे नीचे के दिखा दे रहा हूँ ना, हो गया। चलो इसका देखना, तो इसका देखो, हाँ घुमाओ, गया, इधर होता 3 साइड, आप फिर इधर आओगे तो देखो अंगूठा ऐसे घूम के वापस आ रहा है ना, घूमेंगे, हाँ घुमाओ, ले जाओ ब्लैक बोर्ड, फिर घुमाओ, बाहर आ रहा, बाहर मीन्स ऊपर, यानी दोनों एक का क्रॉस उसी बिंदु पर, एक का डॉट, तो एक का क्रॉस उसी बिंदु पर और एक का डॉट, यानी B1 B2। चूंकि करंट एक ही है, पॉइंट जस्ट बीच में है, देखो मान लो कि सेपरेशन दोनों के बीच का D है, तो D/2 ये भी हुआ और D/2 ये भी हुआ ना, तो क्या हुआ, दो फील्ड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स नेट फील्ड कितनी हुई, B बराबर B1 किधर है, नीचे क्रॉस, प्लस B2 क्या है, डॉट, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर जस्ट अपोजिट, तो B क्रॉस प्लस B डॉट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, क्या हो गया, B बराबर 0। ओके फैंटास्टिक, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, नो, बहुत अच्छे। चलो ओके आ जाओ, अब जा देखना, चलो ये वायर है, एक करंट है आई, ओके, चलो यहाँ बोलो पी पॉइंट पर बी का मान क्या होगा, क्या बताना आपको, बी पी पॉइंट पर बोलो, जल्दी बोलिए फटाफट, हाँ अपना अपना सब लोग करो, हाँ डिस्टेंस ले लो, कुछ भी आप ले लो, डिस्टेंस आप ले लो, हाँ चलो आ जाओ, और यह इनफाइनाइट को गया, यह इनफाइनाइट को, और यह पॉइंट ठीक इसके सामने है, आ जाओ, अभी देखो कैसे अप्लाई करो, बहुत ही आसान है ना,
बहुत आसान चैप्टर है वो, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान। बी पी बराबर कितना आया था वायर वाले का, याद है ना, म्यू नॉट बाई क्या था 4 पाई आई अपॉन आर, क्या साइन, हाँ बोलो जल्दी फटाफट, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये था। हाँ देखो ये मान लो ये है ना बेटा, क्या किए थे हम लोग, क्या किए थे, अच्छा पॉइंट यहाँ पे है ना, चलो हाँ, तो क्या किए थे, अलग से समझ लो, अलग से समझ लो, चलो क्या किए थे, पॉइंट यहाँ होता है, दोनों इंड को मिलाते हो ना, और वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा होनी चाहिए। चलो अब इस पॉइंट को नीचे लाओ, तो ये पॉइंट नीचे सरकाओ, आओ लाओ 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 लाओ, ये पहले देखो यहाँ रहा तो यहाँ आया, यहाँ रहा तो यहाँ आया, यहाँ रहा तो, यानी एक हो गया। मीन्स क्या कि जो थीटा 2 आता है वो तो 0 हो गया, देख रहे हो ना, तो थीटा 2 0 हो गया। अब बात रही इसकी, तो देखो अब जब देखो, अब ध्यान देना, जब यहाँ था तो यहाँ मिलाए, थोड़ा और ऊपर गया तो यहाँ हो गया, थोड़ा और ऊपर गया, थोड़ा और ऊपर गया, और ऊपर गया सीधा, यानी कि ये इन्फिनिटी पे चला गया ना, तो जब वायर और लंबा रहा तो यहाँ से मिलाए, और लंबा हुआ तो ये हुआ, यानी कि जब यह दोनों, यह जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो हमारा ये वाला एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री। ओके, मीन्स देखो जब इन्फिनिटी पे पहुंच गया तो चूंकि हमको मिलाना है, तो यदि यहाँ रहता तो ऐसे मिला देते, यहाँ होता तो ऐसे मिला देते, यहाँ होता तो ऐसे मिला देते, चूंकि इनफाइनाइट पर है तो जब मिलाओगे तो कैसे मिलेगा 90 ना। अब हमको ये एंगल लेना, वायर से एंगल लेना होता है, ले लो एंगल कितना 90 डिग्री। ओके फैंटास्टिक, क्या करोगे, पॉइंट जहाँ है वायर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, वह होगा आर, और वायर के दोनों एंड को मिलाना है, ऊपर भी और नीचे भी। नीचे वाले पॉइंट पे कितना हो रहा है 0, और ऊपर पे कितना हो रहा है, ऊपर पे 90, बस वैल्यू पुट करिए अब यहाँ पे। चलो तो बी पी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन थीटा 1, देखो यहाँ थीटा 1 हाउ मच 90 साइन 90 प्लस साइन 0, ये वाला 0 है ना, एक हो गया। चलो अब देखो, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो बी पी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन 91 प्लस साइन 0 0, क्या आया बी पी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई और क्या आई बाई आर। ओके, दिस इज द आंसर, फैंटास्टिक, कोई प्रॉब्लम नो। चलो फिर से आ जाओ, अब एक और क्वेश्चन, तैयार हो गया, आ जाना। अब अगला अपने आंसर निकालो, नेक्स्ट आंसर सेल्फ निकालो अब। नेक्स्ट, ये वायर है, यह भी इनफाइनाइट, यह भी इनफाइनाइट, और पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पर बताना है डायरेक्शन किधर होगा, ये तो कंफर्म, हाँ पहले करंट ले लो। चलो तो डायरेक्शन किधर होगा डाउनवर्ड, हाँ, और इधर किधर होगा डायरेक्शन, इस बिंदु पर बताना है, मान लो इधर होगा ऊपर, मीन्स ऐसे, देखो यहाँ अंगूठा इनसाइड जा रहा है, हाँ एक राउंड अंदर से मारते हुए यहाँ बाहर निकलेगा, तो यहाँ आउटवर्ड बाहर फील्ड हो गई, यहाँ अंदर हो गई इनसाइड, और ये अपसाइड अपवर्ड। वैल्यू निकालो, इनफाइनाइट है, यदि यहीं तक वायर होता, लंबाई इनफाइनाइट न होती, तो इनफाइनाइट है तो कहाँ मिलेगा, ना यहाँ मिलेगा, ना यहाँ मिलेगा, ना यहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा, और इन्फिनिटी पे मिलने के लिए स्ट्रेट लाइन, ये भी कहाँ मिलेगा, ये भी इन्फिनिटी पर स्ट्रेट लाइन, तो एंगल कितना थीटा 1
90 और यहाँ पे देखो ये भी कितना थीटा टू 90। अब वैल्यू डायरेक्शन तो आ ही गया, वैल्यू जानते ही हो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर व्हाट साइन 90 प्लस साइन 90 व्हाट विल हियर बी इक्वल टू म्यू नॉट, चलो छोड़ दो इसको, हाँ 4 पाई आई बाई आर इंटू साइन 91 प्लस 1 और क्या 1 प्लस 1 इंटू 2, 2 से काट दो, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। ओके क्लियर हो गया। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर मीन्स कि जब दोनों इनफाइनाइट होंगे तो यह, तो हम ये रिजल्ट ही याद रहे कि दोनों इनफाइनाइट पे वैल्यू आती है म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। क्लियर, फैंटास्टिक। चलिए तो आज का एपिसोड यहीं तक। यह पहला इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, तो ये आज का एपिसोड यहीं तक बेटा। क्लियर, हाँ नोट कर लो अच्छी तरह से, अच्छी तरह से नोट करो। तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब ये लगातार मैं अब तुरंत ही ये P100 फिजिक्स पर लगातार ना, अब यहाँ पर आपको 2 अभी लेक्चर मिलेंगे, 2 लेक्चर होने जा रहे हैं। तो ये था मैग्नेटिक इफेक्ट पार्ट 1। तुरंत इसके बाद में अभी कुछ ही देर बाद मिलेगा आपको मैग्नेटिक इफेक्ट पार्ट 2, फिर तुरंत ही मिलेगा आपको मैग्नेटिक इफेक्ट पार्ट 3, फिर मिलेगा तुरंत लगातार मिलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट पार्ट 4। मीन्स कि आपको 4 पार्ट तुरंत मिलने जा रहे हैं, 1 बाई 1 मीन्स चैप्टर तुरंत ही मैक्सिमम पार्ट इसका, यानी कि मैक्सिमम इस चैप्टर को हम लोग इस 4-5 पार्ट में फिनिश कर देंगे, है ना। ओके ठीक, तो चलिए, ओके, बेस्ट ऑफ लक, ओके।